हम अपने आप से पूछते हैं कि जो गांव में थे तो हाय शहर हाय शहर हाय शहर, 24 घंटे वही दिखता था, हाय मुंबई कैसे पहुंचेंगे मुंबई, बड़े सपने बड़े चीजें। अब जब मुंबई में है तो लगता है हाय गांव हाय गांव हाय गांव, वो अच्छा था। सोचते हैं कि वो वक्त दोबारा से पलट के आए जो कभी आता नहीं है जी। लेकिन हम पीछे मुड़ मुड़ के हमेशा देखते हैं कि काश वो वक्त दोबारा आए, काश वो लोग दोबारा आए। कभी किसी ने आपको ये कहा कि तुम सफल नहीं हो सकते हो, कहाँ क्या कर रहे हो? बहुत लोगों ने कहा। जो अपने सपनों को हकीकत की रोशनी देता है वही इतिहास की प्रेरणा लिखते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी इरादों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, सफलता केवल दुनिया को उसका परिचय कराता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव में हूँ रवि सनातन यादव। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो हमारे खास मेहमान आए हुए हैं रवि यादव जी। जहाँ भी देखता हूँ वहाँ आपकी उपस्थिति जरूर होती है। तो हम आज सर से जानते हैं, उनको इंट्रोडक्शन जानते हैं। सर, आप अपनी ज़बानी बता दें कि सर हमारे चैनल को, ऑडियंस को बता दीजिए कि आप किस फील्ड में सबसे ज़्यादा हैं। आप राइटर में भी देखते हैं, एक्टर में भी देखते हैं, प्रोड्यूसर में भी देखते हैं, डायरेक्शन में भी दिखते हैं, आप कभी भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ से बात तो आप करते ही रहते हैं। तो आप किस फील्ड में और किस नाम से सर आपको मैं जानूँ? नमस्कार। सबसे पहले लीड इंडिया लाइव के जितने दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। रवि जी का अभिनंदन करता हूं कि मुझे मौका मिला है आप सबसे बात करने का, अपने मन की बात आप सबके सामने रखने का। जैसा कि रवि जी ने सवाल पूछा, दरअसल हम अपनी तलाश में रहते हैं जीवन भर। हम ये तलाशते रहते हैं कि हम हैं क्या। तो इस सवाल का जवाब तो बहुत मुश्किल है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, ये भी कोई और तय करता है। हाँ, मेरी रोजी रोटी का जो ज़रिया है वो एक्टिंग है और मेरा प्रोडक्शन हाउस है रवि पिक्चर्स, जिससे मेरा घर चलता है। साहित्य मेरे लिए, जो लेखन, जो कविता की बात आपने की, वो मेरे लिए सुकून का ज़रिया है, अपने आप को तलाशने का ज़रिया है कि आप साहित्य के ज़रिए स्वयं को शुद्ध करते हैं और अपने आप को तलाशते हैं। तो मुझे ईश्वर ने ये मौका दिया, उसकी अनुकंपा रही कि मैं 2-3 विधाओं से जुड़ा हूँ, लेकिन वो जितनी भी विधाएं हैं वो एक विधा के अलग अलग एक्सटेंशंस हैं कि मैं कला से जुड़ा हूँ। कला का ही एक हिस्सा अभिनय है, कला का ही एक हिस्सा फिल्म निर्माण है, कला का ही एक हिस्सा जो है वो लेखन है। तो बस जहाँ जहाँ जो ईश्वर कराता जाता है वो मैं करता जाता हूँ। सबसे ज़्यादा आप इंसान बहुत अच्छे हैं। आप हर एक वर्ग में, हर एक समाज में आपकी जो पैठ बना है, आपने जो उपस्थिति दर्ज कराई है वो सराहनीय है, लाजवाब है। तो सर, आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखा, लालन पालन कहाँ से हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद, उसके एक गांव में मेरा जन्म हुआ। अब हालांकि हमारा जो गांव है वो ज़िला हापुड़ हो गया है गाज़ियाबाद में से कट के। वहाँ से मेरा जो एक शारीरिक जन्म है वो वहाँ का है, और मेरा जो कलाकार के तौर पर जो कह लीजिए कि मुझे थोड़ी उड़ान मिली या मुझको जो एक अपने आप को जानने पहचानने का मौका मिला, वो क्योंकि हमारे पिताजी जब हम छोटे से थे, मतलब युवा अवस्था में जब मैं था, तब हम सबको लेकर गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गए थे शहर में। तो उसके बाद मुझे मौका मिल गया, क्योंकि गाज़ियाबाद और दिल्ली बिल्कुल आपस में लगे हुए शहर हैं, एनसीआर का हिस्सा है, और दिल्ली जो है वो हिंदी रंगमंच का गढ़ है। पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदी रंगमंच है उसके गढ़ के तौर पर दिल्ली को देखा जाता है। तो मुझे इस तरीके से दिल्ली जुड़ने का मौका मिला और दिल्ली थिएटर से मैंने अपनी शुरुआत की, और फिर वहीं से मैंने कैमरे का सामना किया और सीरियल्स और फिल्में जो जिस लेवल पे दिल्ली में उसमें बनते थे वो मैंने किए। लेकिन उस टाइम की यादें, बचपन की यादें, आप क्या शुरू से सोचते थे कि मैं इसी फील्ड में आऊँ? देखिए, बचपन की जो यादें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जिसको हर व्यक्ति आखिरी सांस तक भी उनको सजो कर रखता है। मेरा मानना है कि हमारा तो खैर बचपन बहुत अच्छा बीता, ईश्वर की बड़ी कृपा थी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का बचपन किन्हीं कारणों से जेल में भी बीता हो तो उसके लिए वो जो समय होता है वो यादगार होता है। तो बचपन जैसे बाकी सब बच्चों का होता है वैसा ही था, बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था जिसके लिए लोग हमेशा कहते हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है, या हम लोग सोचते हैं कि वो वक्त दोबारा से पलट के आए जो कभी आता नहीं है। लेकिन हम पीछे मुड़ मुड़ के हमेशा देखते हैं कि काश वो वक्त दोबारा आए, काश वो लोग दोबारा आए। तो उतना ही खूबसूरत था। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि मुझे ये तो पता नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या क्या बनना है, लेकिन हाँ,
ये कहीं से था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें नाम हो। कलाकार के लिए कहा जाता है कि उसको सबसे बड़ी जो भूख होती है वो नाम की होती है ना। तो वो मुझे उस समय से था। हाँ, वहाँ मुझे गांव में कोई रास्ता नहीं दिखता था कि कैसे, मतलब आप कलाकार कैसे बनेंगे। उसमें भी एक्टिंग से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिंगर बन जाऊँ। ये अलग बात है कि मुझे ये नहीं पता था कि सिंगर बनने के लिए मुझे संगीत भी आना चाहिए, मुझे उसका रियाज भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, सपने तो सपने होते हैं, वो तो जब उड़ते हैं तो उड़ान भरते हैं। युवावस्था के सपने वो तो बहुत मतलब जोशीले भी होते हैं और होश का उनसे कोई बहुत ताल्लुक होता नहीं है। तो इस तरीके से मुझे ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा नाम हो। मुझे लगता था पैसा वैसा क्या है, पैसा वैसा तो ठीक है, वो तो छोड़ जाता है इंसान इस दुनिया में, लेकिन नाम जो लोग कर गए वैसा कुछ ईश्वर करते हैं। तो वो बचपन से था। सर, आप गांव में भी रहे हैं, शहर में अभी रह रहे हैं, तो सर दोनों में अंतर क्या लगा? कौन सा अच्छा लगा आपको? गांव का बचपन वाली यादें या अभी के जो लाइफ स्टाइल है, जो लग्जरियस गाड़ी, बड़े बिल्डिंग में घर, बड़े बड़े दोस्त, वो बड़े बड़े फेम वाले काम, बड़े एकदम लग्जरियस स्वागत? देखिए, मैं रवि भाई शहर की बुराई तो नहीं करूँगा। उसका कारण ये है कि जिससे भी आपका राब्ता होता है, जिसके साथ आप रिश्ता जीते हैं, आप अगर उसको गलत मानते हैं, अगर आप उसको बुरा बोलते हैं, तो ये छोटापन है। तो क्योंकि शहर ने भी मुझको अपनी बाहों में लिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, और मेरी किस्मत है कि मैं राजधानी में ही रहा गांव छूटने के बाद। दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और मुंबई जो है हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है। तो मुझे हर जगह की अपनी खासियत है, हर जगह की अपनी मुश्किलें हैं। गांव देहात की अपनी खूबसूरती है, अपनी मुश्किलें भी हैं। शहर की अपनी खूबसूरती है, उसकी अपनी मुश्किलें भी हैं। जैसे गांव देहात में सुविधाओं की और जो हमको कहते हैं ना कि अवसर जो है, संसाधन नहीं है, अवसर जो है उनकी बहुत कमी है जी। लेकिन वहाँ एक अलग सा लगाव है, अलग सा अपनापन है, रिश्तों की जिम्मेदारियां बहुत हैं। आपके पास एक समाज है। समाज से मतलब मेरा जाति से नहीं है, समाज से मतलब है कि वो पूरा गांव, वो पूरा एरिया, वो पूरा इलाका एक समाज है जी। तो वहां पर उसकी बंदिशें भी हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा भी है। आप महसूस करते हैं मैं अपने लोगों में हूँ। जब आप शहर में आते हैं, अब आप अगर अपने मुंबई की बात ही करें तो मुंबई अपार संभावनाओं से भरा हुआ शहर है। यहाँ पर आप कुछ भी हो सकते हैं, एक रात में आप कुछ हो सकते हैं, लेकिन आप फिर यहाँ मोड़ ढूंढते रहते हैं जो हम पीछे छोड़ आए। दरअसल इंसान की प्रवृत्ति है कि वो जो उसके पास नहीं होता वो उसके पीछे भागता है। तो अब हम अपने आप से पूछते हैं कि जो गांव में थे तो हाय शहर, हाय शहर, हाय शहर, 24 घंटे वही दिखता था, हाय मुंबई, कैसे पहुंचेंगे मुंबई, बड़े सपने, बड़े चीजें। अब जब मुंबई में है तो लगता है हाय गांव, हाय गांव, हाय गांव। वो अच्छा था, वो अच्छा है, ऐसा लगता है। हाँ, इसी सफर में जो है हर कोई बस आगे बढ़ता जाता है और चलता जाता है। सर, बचपन में आप शरारती थे या बहुत ही पढ़ाकू और प्रतिभाशाली बच्चे थे? मैं ये बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि पढ़ाकू तो मैं नहीं था, है ना, मैं बिल्कुल पढ़ाकू नहीं था। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती थी बहुत कम होती थी। जहाँ पे हम पढ़ते थे तो वहाँ वो मतलब एक छोटा सा कस्बा था सिंभावली, और वहाँ पर जो साल में 2 प्रोग्राम होते थे, एक अपना 26 जनवरी का और एक 15 अगस्त का। उसमें मैं हिस्सा लेता था। पढ़ने में बहुत अच्छा कभी नहीं था, लेकिन मैं हिंदी में बहुत अच्छा था। और शरारती मैं था तो सही, लेकिन मेरी शरारत पे कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति को ऊपर वाले ने भेजा हुआ था। दरअसल मेरे से पहले वो दुनिया में आए थे, उनका नाम था मेरे पिताजी, है ना। और पिताजी क्योंकि टीचर थे हमारे, तो वो इस बात से बड़े वो रहते थे कि अरे अगर मैं कंचे खेलते देख जाऊँ तो उनको लगता था लो हम दुनिया भर के बच्चों को मना कर रहे हैं कंचे खेलने के लिए, हमारे बच्चे कंचे खेल रहे हैं। मैं इस डर में अभी फिल्म देखना शौक हो गया। अभी फिल्म देखना एक मतलब एक अलग सा वो है कि भाई हम फिल्म देखने जा रहे हैं। लेकिन आप अगर देखें गांव कस्बों में, उसमें फिल्म देखने के लिए जिसका बच्चा पिक्चर हॉल पे दिख गया वो शर्मिंदा हो जाता था। बताओ साहब, इनका बच्चा फिल्म देखने गया था, थिएटर पे पकड़ा गया था। तो हम इस चक्कर में नहीं जाते थे फिल्म देखने कि पिताजी को कहीं दुख ना हो, उन्हें कहीं कोई बोलना था। हाँ, तो वो जिम्मेदारी वाली भावना जो थी बिकॉज ऑफ माई फादर, आज जीवन में जो भी थोड़ा बहुत है, जो थोड़ी बहुत शब्दावली मेरे पास है, या जो जीवन दर्शन है, या जो सोचने की थोड़ी बहुत शक्ति है, उसका पूरा श्रेय जो है वो मेरे पिताजी को है। कि उन्होंने उस समय मतलब जो कहते हैं ना कि जैसे एक मेरा दोहा है कि कच्ची मिट्टी ले रही अगर गलत आकार, कच्ची मिट्टी ले रही अगर गलत आकार,
मिट्टी नहीं कुम्हार है इसका जिम्मेदार। तो पिताजी ने उस कुम्हार का काम किया, जिन्होंने हमें उतना भी नहीं दबा दिया कि हमारा शेप बिगड़ जाए, हमारा आकार ही खराब हो जाए, और इतना ढीला भी नहीं छोड़ दिया कि कोई शेप ही ना बने। तो उनका बड़ा योगदान मेरे पूरे व्यक्तित्व में हमारे पिताजी का रहा, जो बड़े कड़क आदमी थे। सर, आप हिंदी पे आपका बहुत अच्छा पकड़ है, बहुत अच्छा साहित्यकार भी हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे कविताएं लिखते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुआ और कहाँ से शुरू किया, कैसे इतना अच्छा हिंदी हो? रवि भाई, मैं विनम्रता से आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, साहित्यकार बहुत बड़ा शब्द होता है। साहित्यकार जो है नीरज जी थे, साहित्यकार जो हैं वो निराला जी थे, है ना, बड़े बड़े लोग इस देश में हुए हैं। मैं साहित्य का एक छोटा सा उस रास्ते पे चलने वाला एक बच्चा हूँ जो कोशिश कर रहा है कुछ शब्दों को सीखने की। जैसा मैंने कहा, हिंदी का जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत इस बात के किसी गुरूर में नहीं हूँ कि मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है। वो मैंने कहा, वो परिवार के जो संस्कार थे, जैसे हमारे परिवार में एक चलन था कि पिताजी भी दोपहर तक आ जाते थे पढ़ाकर, टीचर थे वो, हम लोग भी अपने अपने स्कूल कॉलेज से आ जाते थे, हम 4 भाई हैं, चारों भाई आ जाते थे। तो हमारे घर में दोपहर को रामायण पढ़ी जाती थी, ये नियम था, रामायण या फिर कोई और धार्मिक ग्रंथ। तो कुछ दिन तक तो ये होता था कि पिताजी पढ़ते थे, हम लोग सुनते थे। फिर पिताजी ने धीरे धीरे, ये उनकी उस समय की सोच रही होगी, दूरदर्शी व्यक्ति थे, हमें तो लगा कि ऐसे ही हो गया है, लेकिन उन्होंने शायद सोच के कुछ किया होगा कि उन्होंने कहा कि रवि तुम पढ़ो, मैं इसका अर्थ बताऊंगा। कि अगर मान लीजिए वो रामायण का दोहा मैंने अगर पढ़ा तो उसमें हिंदी में अर्थ भी मैं पढ़ता था, और अगर कोई शब्द होता था तो उसकी व्याख्या पिताजी करते थे। तो वहां से वो अनजाने में कह लीजिए, क्योंकि जब रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो उसकी जो हिंदी है, संस्कृत निष्ठ जो हिंदी है, उसके साथ आपका तालमेल हो जाता है। और पिताजी का क्योंकि उच्चारण बहुत शुद्ध था, तो अगर हम कुछ गलत पढ़ते थे तो उस पर टोक देते थे कि नहीं, ये जो शब्द है, जैसे बहुत सारे लोग अक्षय नहीं बोलते, अक्षय बोलते हैं, अक्षय बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे हुए हैं। तो वो पिताजी टोक देते थे, तो शायद इसलिए फिर धीरे धीरे, इसलिए शायद मैं हिंदी में थोड़ा सा अच्छा हो गया। बाकी हिंदी तो बहुत बड़ा ज्ञान का सागर है, हम लोग उसमें कुछ भी नहीं है अभी। सर, कभी भी आपको ऐसा लगा कि हमें गरीबी से बहुत चीज़ें गड़बड़ हो रही है, अभाव का संसाधन नहीं हो पा रहा है? रवि भाई, एक बात कहना चाहता हूँ, अब जब मैं पिता बन गया हूँ, तब मैंने अपने पिता को समझना शुरू किया है, अपने माता पिता को समझना शुरू किया है। मुझे ये बहुत बाद में पता चला कि हम भी एक सामान्य ग्रामीण जो होते हैं ना, हम भी वही थे। न जाने कौन सा हुनर था उनकी परवरिश में, हमारे घर वालों की। हमें हमेशा ये लगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। एक टीचर की कितनी तनख्वाह होती है, उसमें वो हमें ये कैसे अनुभव और एहसास दे पाए। पिताजी शायद बगैर पढ़े ही साइकोलॉजी बहुत अच्छी समझते थे। वो इस बात को जानते थे कि बच्चों को अगर ये लगा कि वो कहीं कमज़ोर है तो उनका मन टूट जाएगा। वो ये भी जानते थे कि अगर ये ज़्यादा उड़ने लगे तो ये चीज़ों की वैल्यू कम कर देंगे। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, और ईश्वर की सच में बड़ी कृपा रही कि जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल फाका परस्ती, या बिल्कुल आपने गरीबी देखी है, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, ईश्वर ने कभी जीवन में, गाँव में भी, दिल्ली में भी और मुंबई में भी, मैं बहुत धनाढ्य व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैं फिर भी बहुत धनी व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है मुंबई का तो कम से कम सबसे धनी व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सुकून में हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अगर आपको बचपन की में फिर से चलते हैं, अगर बचपन की कुछ चीज़ें बदलनी हो, अगर अभी के समय में उसको इम्प्लीमेंट करना हो, तो क्या करना चाहिए? देखिए, हम सब अपने जीवन को जब पलट के देखते हैं, परिभाषित करते हैं, तो हमें लगता है कि ये अगर उस समय ऐसा किया होता तो वैसा बेहतर होता। मेरे पास साइंस बायोलॉजी थी, ठीक है, और वो मैंने इसलिए ली थी कि गांव में बहुत सारे लड़कों ने ली थी साइंस बायोलॉजी, तो हमने भी ली। हमें लगा साइंस बायोलॉजी पढ़ना जो है वो इज्जत की बात है। उसमें बायोलॉजी थी तो कई मेंढक भी हमने काटे। मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ वैसे तो मुझे अब ये लगता है कि उन दिनों अगर मुझे दोबारा ये मौका मिले तो मैं शायद आर्ट्स की तरफ शुरू से चला जाऊं। मैं शुरू से ही, क्योंकि मुझे जब आना इस तरफ था तो मैं वहाँ क्यों मेंढकों के पीछे पड़ा हुआ था, मैं क्यों केमिस्ट्री के लैब में, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत चीज़ है, पर मुझे उधर जाना नहीं था। तो मैं दोबारा अगर मुझे करना हो तो मैं वहीं से ड्रामाज और ज़्यादा करूँ, मैं बहुत सारा पढ़ूँ, साहित्य पढ़ूँ। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है,
मैं जब कुछ बहुत ज्ञानी लोगों के साथ बैठता हूँ तो मुझे लगता है हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अगर मुझे दोबारा से जीवन को जीने का मौका मिले, बचपन वाली बात जो आप कर रहे हैं, तो मैं शुरू से ही साहित्य, नाटक, कविताएं, बड़े बड़े साहित्यकार, देश विदेश के जो कवि और साहित्यकार हैं, मैं उनको पढूं। बाकी जिन चीज़ों पे मैंने समय दिया मैं वो न दूं, तो मैं भी शायद थोड़ा सा और धनी हो जाता, मेरा ज्ञान शायद थोड़ा सा और बढ़ जाता। और एक मुझे जीवन भर अफसोस इस बात का है कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एमए कर रहा था हिंदी से, तब हम गाजियाबाद आ चुके थे। पता नहीं मेरा दिमाग क्यों ख़राब हुआ, मैं उन दिनों थिएटर से भी जुड़ गया था, दिल्ली थिएटर करने लगा था मैं। तो मैं कॉलेज जाता था, दोपहर को घर आता था और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के दिल्ली आ जाता था नाटक करने के लिए। मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि मुझे एमए नहीं करना। फर्स्ट ईयर में कर चुका था एक, और मैं हिंदी में बहुत अच्छा था। ईश्वर की इतनी कृपा थी कि कई बार होता था कि सर नहीं आए तो मैं कविताएं पढ़ के उसकी व्याख्या करता था। और मुझे उस समय जो हमारे हिंदी के टीचर थे, उन्होंने भी, आदरणीय बैजनाथ गर्ग जी हमारे प्रोफेसर थे, हमें हिंदी पढ़ाते थे शंभुदयाल कॉलेज में। मेरे पिताजी खुद टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम छोड़ो। और मैंने वो छोड़ दिया। और मेरे पिताजी ने कभी क्योंकि हम पे दबाव नहीं बनाया था कि तुम ये ही करोगे। बट अब मुझे लगता है जब मैं अपने साहित्यकार मित्रों के साथ बैठता हूँ, वो लिखते हैं ना एमए इन हिंदी, तो मैं एमए इन हिंदी नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद फिर एक मोड़ पे मुझे लगा कि चलो अब मैं प्राइवेट भी कर सकता था, उसके बाद आज भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको ज़िंदगी ने दूसरी तरफ ले जाती है। तो मुझे दोबारा अगर जाना हो तो मैं एमए इन हिंदी होना चाहूँगा। सर, आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं, अलग अलग फिल्म, टेलीविज़न, आपने वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा नाम कमाया है, और भगवान करे और आगे और भी बड़े बड़े फिल्म करते रहे। लेकिन सर, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, पहली बार आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग फील्ड में आनी चाहिए, एक्टर बनना चाहिए? जैसे मैंने कहा ना रवि भाई आपसे कि यार एक्टिंग से ज़्यादा शुरुआत में था कि नाम होना चाहिए। और मैंने जब पहली बार कैमरा फेस किया तब मैं गांव में ही था, और मैं तब 12th में पढ़ता था शायद। तो मुझे पता चला कि हापुड़ में एक कोई छोटी सी शॉर्ट फिल्म टाइप कुछ बन रही है। तो मैं पहली बार कैमरा उसमें फेस किया था, और मतलब मेरे लिए वो बहुत कमाल का अनुभव था। पहली बार मैं 1 टेक दिया था, पूरा लंबा सा डायलॉग था, पर वो रीटेक हो गया था। रीटेक क्यों हुआ कि मैंने अपना जो है डायलॉग बोला, अदालत में कोई डायलॉग था, जज साहब को पूरा मैंने बोला ये ठीक किया ना मैंने। अब ये जो मैंने तुरंत पलट के बोला ठीक किया ना मैंने, टेक्निकल चीजें नहीं मालूम, क्योंकि मैंने एडिट का कट पॉइंट ही नहीं दिया ना। कि अगर मान लीजिए मैं इतनी देर यहाँ देख रहा हूँ, जो लोग जानते हैं फिल्म लाइन से जुड़े हैं, कि आपको एक एडिट पॉइंट देना होता है। पहली बात तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, जब तक कट ना बोला जाए आप अपनी मूड में रहिए। तो मैंने जज साहब को बोला ये ठीक किया ना मैंने। अब वो ठीक किया ना के चक्कर में वो रीटेक हुआ। तो वो मेरा पहला चांस था कैमरा फेस करने का। और उसके बाद तो फिर दिल्ली आने के बाद मैंने बहुत समय लग रहा। दिल्ली छोड़ने से पहले मैं करीब 200-250 प्रोग्राम एज एन एक्टर छोटे बड़े मिला के कर चुका था। आपके परिवार का सपोर्ट रहा क्या इस क्षेत्र में आने के लिए, या विरोध हुआ कि ये क्या पढ़ाई लिखाई करो, बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनो, और क्या एक्टिंग नाचनिया गावनिया में जा रहे हो? मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं, जैसा मैंने आपसे कहा ना थोड़ी देर पहले, कि मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ। उस धन का कारण क्या है कि मेरे पास रिश्तों का धन बहुत बड़ा है। मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त, मेरे पास बहुत अच्छा जीवन साथी, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे माता पिता, बहुत अच्छे भाई, ऐसे भाई जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं किसी को, बहुत अच्छे दोस्त। तो उसमें मैं बहुत धनी रहा। मेरे परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, आज भी है। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इससे बड़ा सपोर्ट क्या हो सकता है एक पिता का, कि वो आपसे अंतिम दम तक ये न पूछे कि आप कमाते कितना है। आप एक्टिंग फील्ड में बहुत लंबा समय संघर्ष में चला जाता है आप, क्योंकि कमाई जो हम लोग देखते हैं वो पैसों से ज़्यादा देखते हैं कि हमने क्या अचीव किया, नाम क्या हुआ सारा। बट दुनिया आपको भौतिक नज़र से देखती है, आपके पास गाड़ी कौन सी है, आपके पास घर कितना बड़ा है, आपका बैंक बैलेंस कितना है। बट मेरे पिताजी ने आखिरी सांस तक कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि रवि तुम कमाते कितना हो, बल्कि अगर कभी आप उदास हो गए, जीवन में कई बार ऐसा दौर आता है कि आप थोड़े बहुत उदास हो जाते हैं, तो पिताजी कहते थे कोई बात नहीं है रवि, कोई दिक्कत नहीं है, अरे तुम वो काम कर रहे हो जो तुम्हारे पूरे इलाके में किसी ने नहीं किया। तुम, मतलब वो, अब मैं समझता हूँ वो ऐसा कह के मेरा हौसला बढ़ाते थे। तो इससे ज़्यादा सपोर्ट एक परिवार आपको और क्या कर सकता था। एक पिता ही जान सकता है पिता की व्यथा, और जिस तरह से उन्होंने आपको संभाला, शायद आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही संभालते होंगे। काश ऐसा हो सके। सर,
जब आप एक्टिंग फील्ड में कम्प्लीटली आ चुके थे, जब उन्होंने ठान लिया कि नहीं अभी एक्टिंग ही करना है, तो पहला ऑडिशन कब दिया और क्या याद है वो ऑडिशन की बातें? ऑडिशन का तो मुझे बहुत याद नहीं है रवि भाई। मुझे वो याद है कि मैंने एक तरह से जो बिल्कुल भीड़ में लोग खड़े होते हैं ना, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ी दिक्कत थी कि गांव से आए हुए इंसान को उस समय ये भी नहीं था कि कहीं पे सब यूट्यूब भी नहीं था, आपके पास कोई जरिया नहीं था, तो किसी ने कहा कि आप मंडी हाउस चले जाओ और मंडी हाउस जाके वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, वो आपको बता देंगे क्या करना है, बहुत सारे यार दोस्त बन जाएंगे आपके। ये सच भी है, मंडी हाउस गया, बहुत सारे लोग मिले, पर उनमें से अब जैसा अनुभव किसी का होगा वो वही बताएगा। तो मुझे किसी ने कहा कि देखो जो भी काम मिलता है वो करते जाओ, फिर एक दिन तुम्हें कोई बड़ा काम मिल जाएगा। तो मैंने लिटरली वो जो भीड़ में खड़े होने वाले काम होते हैं मैंने उससे शुरू किया। बट क्योंकि मैं होता ना कि मुझे बनना तो एक्टर ही था, मुझे लगता था ये करने तो मैं आया लक्ष्य पहले निर्धारित था। तो फिर एक दो जगह ऐसा हुआ कि अरे ये डायलॉग है, कौन बोलेगा? तुम बोलोगे? हाँ जी मैं बोल दूंगा। तो याद कॉलोनी सर याद है मुझे जब आप सुना रहे थे, तो मेरी क्या याददाश्त भगवान की दया से बहुत अच्छी है। आज भी मैं अपनी ज़्यादातर कविताएं याद करके सुनाता हूँ। तो उस चक्कर में धीरे धीरे होते मतलब मेरा सफर बिल्कुल वहाँ से शुरू हुआ जिसको आप जूनियर आर्टिस्ट कह सकते हैं। जूनियर आर्टिस्ट, हाँ। क्योंकि मुझे और कोई जरिया नहीं था भाई, आप घुसेंगे कैसे? आपको फिल्म लाइन का एफ नहीं पता, आपके सर्कल पूरे गांव देहात पूरे एरिया में कोई नहीं है, परिवार में कोई नहीं है। तो उस वजह से बहुत सारे दोस्त बने और फिर मैं मतलब शुरुआत के दिनों में बहुत सारे करके फिर एक दो वो करके मैंने फिर बाद के दिनों में मैंने जब दिल्ली छोड़ा है उससे करीब 4-5 साल पहले से मैं लगातार लीड कर रहा था। उस समय उस उम्र में भी था कि मैं लीड करूं। तो फिर मैंने बहुत सारे शो वहाँ पर एज एन एक्टर लीड में किए हैं। सर जब पहली कमाई होती है सबको यादगार होता है, जो पहली कमाई इतना मिला था और बहुत खुशी होता है, उससे इतना खुशी कि मालूम क्या मिल गया। याद है कि आपकी पहली कमाई कितनी थी? पहली कमाई के तौर पे मतलब मैं एक सीरियल किसी का किया था मैंने, और तब मैं ये उम्मीद नहीं करता था कि मुझे कोई पैसे देगा। हमारे लिए यही बहुत था कि कोई बुला ले और हम टीवी पे आ जाएं किसी तरह। तो अचानक वो एक दिन जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, हम सीरियल वीरियल बन गया था पूरा, मंडी हाउस की तरफ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुला रहे, हाँ रवि सुनो इधर। मैंने कहा जी सर। उनके मैंने कई सीरियल किए थे, बाद तक भी सीरियल करता रहा मैं, अभी भी उनके टच में हूँ। तो उन्होंने मुझे 1500 रुपये निकाल के दिए, क्योंकि कब की बात है ये? मुझे लगता है 94-95 के आसपास की बात है, 95 की बात होगी ये। तो वो 1500 रुपये मैंने कहा सर बोलिए, क्योंकि मैंने उनकी कई सारी कहानियां कर चुका था मैं, वो कभी पैसे दे नहीं रहे थे, मतलब हमें मांगने नहीं थे, उन्होंने दिए नहीं थे, पर उनके जहन में था कि इसने कई कहानियां, वो एपिसोडिक कहानियों का था एक शो जो था, उसमें हर बार अलग कहानी आती थी। तो उसके बाद वो 1500 रुपये जेब में रख के रवि भाई, और मुझे ये लगता था कि अब मैं क्या करूं, मैं किसको बताऊं, क्योंकि मोबाइल तो है नहीं कि आप अचानक घर वालों को फ़ोन करके बता दें कि मैंने 1500 रुपये कमा लिए। तो वो पहला कुछ भी जो होता है ना, वो आपको हमेशा याद रहता है। पहली बार किसने कहा कि आप ये अच्छा करते हो, एक्टिंग करो या एक्टिंग फील्ड में जाओ? मुझे लगता है सबसे पहले तो ये गलतफहमी मुझे ही हुई थी। हाँ। अपने आप को ही होती है इंसान को सबसे पहले तो। फिर आपको यार दोस्त चढ़ा देते हैं। हाँ। फिर जब मैंने, जो मैं कह रहा था कि कई बार होता है ना कि भीड़ में खड़े हो, किसी ने बोला कि डायलॉग तुम, तो मैंने जब बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो आपको लगा कि आप भी इस भीड़ में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं और आप भी काम कर सकते हैं। देखिए एक बात रवि भाई है, आप इस बात से सहमत होंगे क्योंकि आप भी बहुत नीचे से आए हैं, गाँव देहात से आप आए हैं। जब कोई भी गांव का बच्चा शहर में आता है ना, तो वो एक थोड़े से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा होता है। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि वो शहर वालों के बाजू में खड़ा हो रहा है, उनके साथ में खड़ा हो रहा है। फिर वो आगे भले ही जितना निकले या पीछे रह जाए वो अलग बात है, लेकिन ये उसके लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर महसूस होता। तो मुझे उस समय यही बड़ी कामयाबी लगती थी कि मैं दिल्ली वालों के साथ खड़ा हो रहा हूँ और वो लोग मुझे नाम से जानते हैं। शुरुआत की तो मुझे यही कामयाबी लगती थी। सर मुंबई जब आए आप, मुंबई में संघर्ष और स्ट्रगल का शहर है ये, बहुत बड़े बड़े लोग को भी स्ट्रगल और संघर्ष करना पड़ता है, इसमें तकलीफ कठिनाइयाँ भी आती है। आपके साथ कब ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है, कठिनाई हो रही है? क्या कठिनाई थी? देखिए संघर्ष तो जीवन भर रहता है, मुंबई हो या कानपुर हो या नागपुर हो, कोई भी शहर हो। जब आप अपने करियर को बनाने के लिए निकलते हैं तो आपके पास बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारे आपके जो है
सामने आपके मैदान होते हैं जिन पर आपको लड़ना होता है। संघर्ष तो आज भी है भाई, बहुत सारा, हर तरीके का संघर्ष है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि संघर्ष को आप कब संघर्ष के रूप में लेना छोड़ देते हैं। जैसे मैं अब संघर्ष में नहीं हूँ, मैं किसी स्ट्रगल में नहीं हूँ, मैं एज ए रवि यादव अपना जीवन जी रहा हूँ। हो सकता है कि मैं एज एन एक्टर कुछ भी ना हूँ, हो सकता है एज ए प्रोड्यूसर मैं जीरो हूँ, हो सकता है एज ए कवि मेरी कोई कविता ना पसंद करे, बट मैं रवि यादव तो हूँ। आप मुझसे वो तो नहीं छीन सकते ना, अपना एक स्टेज तो बना, मैं वो तो हूँ। तो आप जब अपने जीवन को इस तरह जीना शुरू करते हैं तो फिर आपको संघर्ष जो है वो संघर्ष नहीं लगता। संघर्ष तब तक लगता है जब तक आप बहुत ज़्यादा दौड़ में होते हैं और ये होता है कि मुझे ये हर हाल में चाहिए। वो बुरा नहीं है, वो आपको एक ऊर्जा देता है, लेकिन मैं उस दौड़ में कभी रहा नहीं, कभी नहीं रहा। कभी आपके जीवन में स्ट्रगल पीरियड में कभी ऐसा लगा कि नहीं यार बहुत टफ है, छोड़ दो, चला जाओ? मुझे छोड़ने का विचार तो कभी नहीं आया, लेकिन हाँ ऐसा बहुत बार लगा कि कुछ हो नहीं रहा है और उसकी वजह से शायद कुछ बदलाव भी आए जीवन में। जैसे मैं मेरे प्रोड्यूसर बनने का कारण ये था कि मुझे एक मोड़ पे ये लगता था कि अगर मैं एक्टर के तौर पे बहुत नहीं चला तो क्या करूँगा। और जो एक जिम्मेदारी जो शब्द है ना, जिस इंसान में होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है, वो थी, आज भी है। तो मुझे हमेशा ये लगता था और आज भी लगता है कि मेरे सपनों की वजह से कोई दूसरा सफ़र क्यों करे। अगर मैं एक लड़की से शादी करूँगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार होगा, तो मेरे सपनों के लिए अगर वो सफ़र करें तो क्यों करें। तो इसलिए मैंने शायद अपना एक रास्ता बदला, अपने सीनियर्स को देखा, उसको पूरा होता है ना कि पूरा हमने सोचा कि क्या क्या हो सकता है आने वाले समय में, और मुझे लगा कि एक काम साथ में और होना चाहिए, वो प्रोड्यूसरशिप है मेरी। तो मैंने वो शुरू किया और इस तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश की कला में और जो भौतिक ज़िंदगी है उसमें। सर, फिल्म लाइन में रिजेक्शन बहुत देखने को मिलता है, बहुत जगह संघर्ष होते हैं, पहुंच बनाने पड़ते, जान पहचान होता है, उसके बाद भी रिजेक्शन होता है। आपके साथ भी हुआ कि रिजेक्शन, और फिर आपने क्या लगा कि रिजेक्शन बहुत किस तरह का फील किया? आप रिजेक्शन का रोना, कभी लोग रोने भी लगते हैं या फिर टूट जाते हैं रिजेक्शन देख देख के। आपको एक कमाल की बात बताऊं, इससे मेरे बहुत सारे एक्टर दोस्त नहीं, कोई भी वो व्यक्ति जो जीवन में जिसने संघर्ष किया होगा सहमत होगा, एक मोड़ के बाद ना रिजेक्शन भी आपको ना गुरूर देता है, क्योंकि आप ये महसूस करते हैं कि मैं चल तो रहा हूँ, मैं उनसे कितना बेहतर हूँ जो अपने घरों से नहीं निकले। अरे मैं रिजेक्ट तो तब हुआ ना जब मैं मुंबई पहुंचा, मैं किसी स्टूडियो में गया, लोगों ने मुझे कहा कि आओ, नो यू आर नॉट सुटेबल। तो मुझे इस समय रिजेक्शन कोई मायने नहीं रखता, तब भी नहीं रखता था, क्योंकि एक बात यहाँ पे और है जो अभी अगर कुछ अपकमिंग एक्टर्स इसको अगर देख रहे होंगे तो रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्टर अच्छे नहीं हो, कभी नहीं, फिट नहीं बैठ रहे हो, आप उस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहे हो। क्योंकि अब मैं इतने 20-25 साल से एज ए प्रोड्यूसर भी कर रहा हूँ, तो इतनी कास्टिंग मैंने अपने प्रोडक्शन के लिए भी की है। कई बार मुझे बंदा बहुत अच्छा लगता है, एक्टर बहुत कमाल होता है, मेरे कैरेक्टर में सूट नहीं कर रहा होता। तो अगर मैं उसको ये कहता हूँ कि आप फिट नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एज एन एक्टर सूट नहीं कर रहा है, एज एन एक्टर फिट नहीं है, वो मेरे में एज ए कैरेक्टर सूट नहीं कर रहा है। कभी किसी ने आपको ये कहा कि तुम सफल नहीं हो सकते हो, कहाँ क्या कर रहे हो? बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मैं एक चीज़ और मानता हूँ भाई, दुनिया में खुदा एक ही है, जिसको हम ईश्वर कह लें, खुदा कह लें, जिस भी नाम से हम जानते हो, जो शक्ति है वो एक है। आप अपना अनुभव बोल रहे हैं, मैं मेरा अनुभव बोल रहा हूँ, मैं आपके अनुभव की इज्जत करता हूँ, मैं आपकी वजह से अपने रास्ते क्यों बदलूँ। मेरा इसमें एक बड़ा वो है कि और मैं इस बात को, मुझे इसकी कोई वो नहीं है, मैंने जो जिस तरह जीवन जिया है, मैं अगर नाकामयाब भी होना चाहता हूँ तो अपनी गलतियों पर होना चाहता हूँ। अगर मुझे लगा इस रास्ते जाने में मुझे ठीक लग रहा है, या तो मुझको आपके कहने के बाद आप मुझे कन्विंस कर लेंगे रास्ता ठीक नहीं है, आपको लग रहा है ये गलत रास्ता है, मुझे लग रहा है ये रास्ते में मुझको आगे उम्मीद दिखती है, तो मैं अपनी इंटेंशन पे जाऊंगा, मैंने जो सोचा है मैं उस पे जाऊंगा। और मैं अगर उसमें नाकामयाब भी हुआ तो मुझे इस बात का गुरूर होगा वही वाला कि मैं चला तो सही। मान लीजिए अगर उसमें मुझे आज से 10 साल बाद ये लगे कि यार उस समय रवि भाई ने अगर नहीं बोला होता तो मैं ये काम करता, आपकी इज्जत बढ़ जाती। तो मैं आज उस
आने वाले 10 साल बाद के मलाल को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं उस पर चल के फेल होना चाहता हूँ। तो आपके ये कहने, जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं पार्टीज में नहीं जाता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। मुझे कई लोगों ने शुरुआत में कहा, हर आदमी का अपना एक तरीका होता है। एक तरीका यह है कि जो मैं नहीं करता, जो दूसरे लोग वो करते हैं, मैं उनसे कभी विवाद नहीं करता, मुझे उनसे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी जीवन शैली है, ये मेरी जीवन शैली है। कई लोगों को इस पर प्रॉब्लम होता है कि वो जो मेरे जैसे नहीं है, वो मुझ पे इस बात के लिए कमेंट करना चाहते हैं कि रवि भाई आप ये देखना, आप यहाँ पे आप अरे कर ही नहीं पाओगे आप। तो उनको लगता था कि मैं अगर ये सब नहीं करता तो मैं कभी भी एक्टिंग में या बिजनेस में नहीं चल पाऊंगा।